नाम से ही लगता है कुछ सीरियस है। तो ये होते क्या है एग्जैक्टली? हाँ, नाम ही काफी कुछ कहता है। लीथल जीन्स बेसिकली ऐसे स्पेसिफिक जीन वेरिएंट्स या अलील्स होते हैं जिनके होने से किसी इंडिविजुअल की सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, मतलब बचने की संभावना, काफी कम हो जाती है। अक्सर मौत रिप्रोडक्टिव एज से पहले ही हो जाती है। ओह, और इनकी डिस्कवरी की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। ल्यूशियन क्यूनॉट ने अगूटी माइस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अगूटी माइस, हम्म वो जो पीले भूरे रंग के होते हैं, बताइए ना उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। हाँ भाई, अगूटी माइस में नॉर्मली एक वाइल्ड टाइप एलील होता है, मान लीजिए YW, जिससे उनका वो टिपिकल अगूटी रंग आता है, येलो ग्रे सा ब्लेंड। पर एक म्यूटेंट एलील भी होता है जिससे पीला रंग आता है। अच्छा। तो क्यूनॉट ने 2 ऐसे अगूटी माइस को मेट कराया जो हेट्रोजाइगस थे, मतलब उनमें एक YW एलील था और एक येलो म्यूटेंट एलील। ओके, तो नॉर्मल मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से बच्चों में जीनोटाइप्स का रेशियो 1:1 आना चाहिए था। एक होमोजाइगस वाइल्ड, 2 हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस म्यूटेंट, है ना? एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेशन यही थी। 1 YW अगूटी, 2 YW येलो अगूटी, 1 येलो येलो येलो। लेकिन बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर भी रिजल्ट्स में सिर्फ 1.2 का रेशियो मिला अगूटी और येलो माइस का। वो जो होमोजाइगस म्यूटेंट वाले थे, मतलब प्योर येलो वाले, वो पैदा ही नहीं हो रहे थे। अच्छा, पैदा ही नहीं हुए? हाँ, इससे क्नोमिट इस नतीजे पर पहुंचे कि येलो म्यूटेंट अलील के लिए होमोजाइगस कंडीशन लीथल है। वो एम्ब्रियो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे और यहीं से लीथल जीन्स का कॉन्सेप्ट आया। वाह, मतलब एक ऑब्जर्वेशन से इतना बड़ा कॉन्सेप्ट निकल कर आया। तो क्या सारे लीथल जीन्स एक जैसे ही काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके एक्सप्रेशन, मतलब वो कैसे प्रकट होते हैं, उसके आधार पर टाइप्स हैं। पहला है डोमिनेंट लीथल जीन्स। डोमिनेंट मतलब अगर एक कॉपी भी हुई तो असर दिखेगा? एग्जैक्टली। इस केस में डोमिनेंट अलील खुद ही लीथल होता है। तो अगर किसी इंडिविजुअल में उस अलील की सिर्फ एक कॉपी भी है, हेट्रोजाइगस, तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और होमोजाइगस डोमिनेंट तो और भी ज्यादा सीवियर होगा, अक्सर सर्वाइवेबल ही नहीं होता। इसका एक जाना माना एग्जाम्पल है हंटिंगटन्स डिजीज। ये क्रोमोसोम नंबर 4 पर मौजूद एक डोमिनेंट जीन की वजह से होता है। इसमें सिम्टम्स अक्सर बाद की उम्र में आते हैं, रिप्रोडक्टिव एज के बाद, जिससे ये जीन अगली पीढ़ी में पास हो जाता है। हाँ, तभी पॉपुलेशन में बना रहता है। तो इसका उल्टा होगा रिसेसिव लीथल। करेक्ट। यहाँ पर रिसेसिव अलील लीथल होता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, मतलब जब दोनों कॉपीज रिसेसिव हो। अगर सिर्फ एक कॉपी है, हेट्रोजाइगस, तो इंडिविजुअल आमतौर पर नॉर्मल होता है, कैरियर की तरह काम करता है। कोई कॉमन एग्जाम्पल सोच सकते हैं किसी रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर का? सिकल सेल एनीमिया? बिल्कुल सही। सिकल सेल अनीमिया एक क्लासिक एग्जाम्पल है। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स को डिजीज होती है जो बिना प्रॉपर केयर के लीथल हो सकती है, जबकि हेट्रोजाइगोट्स कैरियर्स होते हैं और उन्हें मलेरिया वाले इलाकों में थोड़ा एडवांटेज भी मिलता है। इंटरेस्टिंग। ओके, अगला है कंडीशनल लीथल जीन्स। इसमें कंडीशनल क्या है? कंडीशनल लीथल का मतलब है कि ये जीन्स सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस में ही लीथल होते हैं। नॉर्मली इन जीन्स वाले इंडिविजुअल्स बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं। लिथैलिटी एक बाहरी ट्रिगर पर डिपेंड करती है। अच्छा, जैसे कि फीनल कीटोन्यूरिया, PKU। ये क्रोमोसोम 12 पर एक जीन म्यूटेशन से होने वाला रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें बॉडी फिनल एलेनिन नाम के अमीनो एसिड को ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। अगर PKU वाला व्यक्ति फिनल एलेनिन रिच खाना जैसे हाई प्रोटीन फूड्स ज्यादा खाता है, तो ये केमिकल बॉडी में जमा होकर टॉक्सिक लेवल्स तक पहुंच सकता है और कंडीशन जानलेवा बन सकती है। तो यहाँ कंडीशन क्या हुई? डाइट। राइट, डाइट। दूसरा एग्जाम्पल है G6PD डिफिशिएंसी। ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें G6PD नाम के एक इम्पोर्टेंट एंजाइम की कमी होती है। जनरली ये मैनेजेबल है, लेकिन अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स कुछ खास चीजें खा लें, जैसे फावा बीन्स, हरी फलियां, हाँ, तो ये एक सिवियर जानलेवा रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है, जिसे फेविज्म कहते हैं। यहाँ पर कंडीशन फावा बीन्स खाना है। तो ये तो साफ दिखाता है कि जीन्स और एनवायरनमेंट कितना इंटरेक्ट करते हैं ना। मतलब कोई जेनेटिक कंडीशन लीथल होगी या नहीं, ये हमारे खानपान या एनवायरनमेंट पर डिपेंड कर सकता है। एब्सोल्युटली, ये कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को हाईलाइट करता है। आखिरी टाइप है गैमेटिक लीथल। ये थोड़ा अलग है। गैमेटिक मतलब गैमीट से रिलेटेड, स्पर्म या एग? यस, ये लीथल जीन्स खुद गैमेट्स की वायबिलिटी या फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। ये ह्यूमंस में उतना कॉमन नहीं है, पर दूसरी स्पीशीज में होता है। अच्छा, जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ फ्रूट फ्लाइज में मेल्स उम्मीद से आधे ही फंक्शनल स्पर्म बना पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन स्पर्म्स में Y क्रोमोसोम होता है वो वायबल ही नहीं रहते, मर जाते हैं। सिर्फ X क्रोमोसोम वाले स्पर्म ही सर्वाइव करते हैं। यहाँ Y क्रोमोसोम एक तरह से गैमीट स्पेसिफिक लीथल फैक्टर बन गया है। एक और एग्जाम्पल फिश में देखा गया है। कुछ फीमेल फिश अंडों के चारों ओर एक टॉक्सिक फ्लूइड छोड़ती हैं। सिर्फ उसी स्पीशीज के मेल के स्पर्म ही उस फ्लूइड को पार करके एग तक पहुंच पाते हैं। दूसरी स्पीशीज के स्पर्म नष्ट हो जाते हैं। ये एक तरह का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म भी है जो गेमीटिक लिथैलिटी से चलता है। अगूटी माइस वाला केस भी पोटेंशियली गेमीटिक लिथैलिटी का हो सकता है, अगर येलो अलील वाले गेमीट्स की फर्टिलाइजेशन सक्सेस कम होती हो।
कमाल है कि लिथालिटी अलग अलग स्टेजेस पर काम कर सकती है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, सेमी लीथल और सब लीथल जीन्स। तो ये लीथल हैं पर पूरी तरह नहीं, मतलब थोड़े कम डेडली। सही पकड़ा। सेमी लीथल या सब लीथल जीन्स वो हैं जो डेथ कॉज तो करते हैं, लेकिन उनकी पेनिट्रेंस यानी असर की इंटेंसिटी प्योर लीथल जीन्स जितनी नहीं होती है। ये ज्यादातर इफेक्टेड इंडिविजुअल्स की मौत का कारण बनते हैं, पर सबकी नहीं। टिपिकली मोर्टेलिटी रेट 90% से कम होता है। अच्छा, कोई एग्जाम्पल? एक की एग्जाम्पल है हीमोफीलिया ए। ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें बॉडी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 ठीक से नहीं बना पाती। एक छोटी सी चोट से भी सिवियर ब्लीडिंग हो सकती है, जो फेटल हो सकती है। हिस्टोरिकली सिवियर हीमोफीलिया ए वाले करीब 90% लोगों की मौत कम उम्र में हो जाती थी, लेकिन लगभग 10% लोग ज्यादा जी पाते थे, खासकर ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट के साथ। क्योंकि सबकी मौत नहीं होती थी, इसे सेमी लीथल या सब लीथल कहते हैं। वो 10% सर्वाइवल रेट भी बहुत मायने रखता होगा उन लोगों और उनकी फैमिलीज के लिए। ये एक तरह से निश्चित मौत और जीने के चांस के बीच का ब्रिज है, चाहे कितनी भी चैलेंजेस हों। एब्सोल्युटली। अब लीथल और सेमी लीथल जीन्स की ये डिस्कशन हमें जीन्स को उनके सर्वाइवल पर इम्पैक्ट के आधार पर सोचने के एक ब्रॉडर तरीके की ओर ले जाती है। आउटलाइन में क्लासिफिकेशन ऑफ जीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल एक अलग टॉपिक है, जिसमें 5 कैटेगरीज हैं, लेकिन हम इन आइडियाज को अपनी बातचीत में ही शामिल कर सकते हैं। हमने लीथल और सब लीथल तो कवर कर ही लिया है, बाकियों को भी देख लेते हैं। ओके, तो लिस्ट की बजाय ये बाकी कैटेगरीज कैसे फिट होती हैं? जैसे वाइटल जीन्स। वाइटल जीन्स को आप एसेंशियल हाउसकीपिंग जीन समझ सकते हैं। ये हमारे सेल्स के रूटीन फंडामेंटल फंक्शंस के लिए एकदम जरूरी हैं, जैसे बेसिक मेटाबॉलिज्म, डीएनए रिपेयर, सेल स्ट्रक्चर। अगर इनमें कोई सीरियस डिफेक्ट आ जाए तो सर्वाइवल लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि कोर मशीनरी ही फेल हो जाती है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल्स में TP53 जीन क्रोमोसोम 17 पर, जिसे गार्डियन ऑफ द जीनोम भी कहते हैं, जो सेल ग्रोथ कंट्रोल करता है और ट्यूमर बनने से रोकता है। इसके डिफेक्ट्स कैंसर से जुड़े हैं। हाँ। या फिर SMN1 जीन क्रोमोसोम 5 पर, जो मोटर न्यूरॉन्स के सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल प्रोटीन बनाता है। इसके डिफेक्ट से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA होता है। ये जीन्स कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं देते, पर इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। समझ गया, जैसे घर की नींव। तो फिर सब वाइटल जीन्स क्या हैं? ये थोड़े लेस एफिशिएंट वर्जन जैसे लग रहे हैं। एग्जैक्टली। सब वाइटल जीन्स थोड़े इंफीरियर वर्जन्स की तरह हैं। ये सीधे मारते नहीं, पर इंडिविजुअल की ओवरऑल वायबिलिटी या एफिशिएंसी कम कर देते हैं। बॉडी फंक्शंस थोड़े सब ऑप्टिमल तरीके से होते हैं, जिससे बीमारी, मोबिडिटी या जल्दी मौत, मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ जाता है उन लोगों के मुकाबले जिनके पास जीन का बेटर वर्जन है। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, FTO जीन क्रोमोसोम 16 पर के कुछ वेरिएंट्स मोटापे के बढ़े हुए रिस्क से जुड़े हैं। अच्छा, सिमिलरली APOE जीन क्रोमोसोम 19 पर के कुछ वेरिएंट्स, जैसे APOE4, अल्जाइमर्स डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के ज्यादा रिस्क से जुड़े हैं। पहले हमने HLA-DRB115 की बात की थी, जो पल्मोनरी टीबी का रिस्क बढ़ाता है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। मेक सेंस। जैसे गाड़ी रोकते नहीं पर इंजन को कम एफिशिएंट बना देते हैं या ब्रेकडाउन का खतरा बढ़ा देते हैं। तो फिर इसका ऑपोजिट, जो हीरोज की बात हुई थी, वो सुपर वाइटल जीन्स होंगे। बिल्कुल। सुपर वाइटल जीन्स सुपीरियर क्वालिटी के जीन्स हैं। ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में क्लियर सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं। ये एडवांटेज किसी बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस हो सकता है या एनवायरनमेंट में बेहतर एडाप्टेशन, जैसे एडिटिंग, जैसे क्रिस्पर यूज करके इस म्यूटेशन वाले बेबीज बनाए हैं HIV रेजिस्टेंस के लिए। हाँ, सुना था। वो सीधा इसी सुपर वाइटल जीन कॉन्सेप्ट से जुड़ा है और डिजाइनर बेबीज को लेकर बड़े एथिकल सवाल खड़े करता है। सही बात है। दूसरा एग्जाम्पल है HLA-DRB116, जो पल्मोनरी टीबी के खिलाफ रेजिस्टेंस देता है। वाओ, तो जीन्स की रेंज है बेसिक लाइफ के लिए जरूरी वाइटल, थोड़े नुकसानदेह सब वाइटल, फायदेमंद सुपर वाइटल, कुछ हद तक जानलेवा सब लीथल और पूरी तरह जानलेवा लीथल। ये क्लासिफिकेशन सच में उनके इम्पैक्ट को समझने में मदद करता है। अब अगले मेजर टॉपिक पर आते हैं, जेनेटिक लोड। सुनने में भारी लग रहा है, ये कैसा लोड या बोझ है? ये वाकई एक बर्डन है। जेनेटिक लोड किसी पॉपुलेशन पर मौजूद डेलिटेरियस या लेस देन ऑप्टिमल जीनोटाइप्स की वजह से पड़ने वाला बोझ है। ये बेसिकली पॉपुलेशन की एवरेज फिटनेस को कम करता है, एक थियोरेटिकल आइडियल पॉपुलेशन के मुकाबले, जिसमें सबके पास फिटेस्ट पॉसिबल जीनोटाइप हो। अच्छा, ये उन इंडिविजुअल्स के प्रोपोर्शन को दिखाता है जो अपने जेनेटिक मेकअप की वजह से जल्दी मर सकते हैं या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसे समझने का एक सिंपल तरीका है, जेनेटिक लोड इज इक्वल टू 1 माइनस एवरेज फिटनेस ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ 1 मैक्सिमम पॉसिबल फिटनेस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे उस एनवायरनमेंट में सबसे आइडियली अडेप्टेड इंडिविजुअल की फिटनेस। अगर पॉपुलेशन की एवरेज फिटनेस इस मैक्सिमम से कम है, तो वो डिफरेंस ही जेनेटिक लोड है। फॉर इंस्टेंस, अगर फिटेस्ट जीनोटाइप 90 साल तक जीने देता है, फिटनेस इज इक्वल टू 1, पर एवरेज सर्वाइवल 70 है, तो एवरेज फिटनेस हुई 70-90, लोड होगा 1-70-90। को कितना नीचे खींच रहे हैं? क्या इस लोड के अलग अलग कारण होते हैं? आउटलाइन में कई टाइप्स दिए हैं। इनकम्पैटिबिलिटी लोड से शुरू करते हैं।
ये तब होता है जब एक स्पेसिफिक जीनोटाइप किसी दूसरे जीनोटाइप वाले एनवायरनमेंट के साथ इनकम्पैटिबल हो जाता है, अक्सर एक ही फैमिली के अंदर। जैसे क्लासिक एग्जाम्पल है RH इनकम्पैटिबिलिटी, माँ और उसके फीटस के बीच, जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस भी कहते हैं। अगर एक RH नेगेटिव महिला एक RH पॉजिटिव बेबी कंसीव करती है, पहली प्रेगनेंसी आमतौर पर ठीक रहती है, लेकिन डिलीवरी के टाइम या बाद की प्रेगनेंसीज में माँ की बॉडी RH पॉजिटिव सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बना सकती है। ये एंटीबॉडीज बाद के RH पॉजिटिव फीटसेस के रेड ब्लड सेल्स पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। यहाँ फीटल जीनोटाइप RH पॉजिटिव, मटर्नल एनवायरनमेंट RH नेगेटिव माँ एंटीबॉडीज के साथ इनकम्पैटिबल है, जिससे एक लोड बनता है। ये तो बहुत डायरेक्ट इनकम्पैटिबिलिटी है। म्यूटेशनल लोड के बारे में क्या इसका मतलब सिर्फ नए हार्मफुल म्यूटेशंस का आना है? हाँ, काफी हद तक। म्यूटेशनल लोड वो बर्डन है जो पॉपुलेशन के जीन पूल में लगातार नए, अक्सर हार्मफुल म्यूटेशंस के आने से होता है। अच्छा। हमने हीमोफीलिया की बात की थी। करीब 1/3 केसेस स्पॉन्टेनियस नए म्यूटेशन से होते हैं, पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं होते। हाँ। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इस लोड को बढ़ा सकता है, खासकर मॉडर्न सोसाइटीज में, वो है फीमेल्स में रिप्रोडक्शन की एज का बढ़ना। ऐसा क्यों? फीमेल एग्स ओसाइट्स जन्म के समय ही बन जाते हैं और ओवरीज में अरेस्टेड स्टेट में सालों, कभी-कभी दशकों तक रहते हैं। ओह। इस दौरान वो एनवायरमेंटल म्यूटेजेंस जैसे रेडिएशन, टॉक्सिन्स के क्यूमुलेटिव एक्सपोजर को एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे म्यूटेशंस का चांस बढ़ जाता है। मेल स्पर्म दूसरी तरफ लगातार बनते रहते हैं, जिससे हर स्पर्म सेल लाइन में म्यूटेशन जमा होने का विंडो कम हो जाता है। तो जहां लेट मैरिजेस और डिलेड चाइल्ड बर्थ कॉमन हो रहे हैं, वहां म्यूटेशनल लोड बढ़ने का पोटेंशियल है, खासकर अगर एडवांस्ड प्रीनेटल स्क्रीनिंग वाइडली अवेलेबल ना हो। ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि सोशल ट्रेंड्स कैसे जेनेटिक लोड को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सोशल चॉइसेस के अनसीन बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इंडीड। फिर आता है सेग्रीगेशनल और रिकॉम्बिनेंट लोड। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये तब होता है जब एडवांस्ड जीन कॉम्बिनेशंस रिप्रोडक्शन के दौरान टूट जाते हैं। टूट जाते हैं कैसे? सेग्रीगेशनल लोड ये तब होता है जब सेम लोकस, एक ही जीन एड्रेस पर मौजूद बेनिफिशियल एलील्स मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के दौरान अलग हो जाते हैं। सिकल सेल हेट्रोजाइगोट का एग्जाम्पल यहाँ भी फिट बैठता है। हेट्रोजाइगस स्टेट एक नॉर्मल एक सिकल अलील मलेरिया रेजिस्टेंस देता है, एडवांटेज, लेकिन गैमीट बनते समय ये अलील्स अलग हो जाते हैं। तो कुछ बच्चों को 2 नॉर्मल अलील्स मिल सकते हैं, रेजिस्टेंस खत्म, या 2 सिकल अलील्स, डिजीज हो गई। इस एडवांटेजेस हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन का ब्रेकअप लोड में कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा। और रिकॉम्बिनेंट लोड? रिकॉम्बिनेंट लोड ये तब होता है जब डिफरेंट लोसाई पर मौजूद बेनिफिशियल एलील्स, जो आमतौर पर साथ में इनहेरिट होते हैं, लिंक्ड होते हैं, मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर की वजह से अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लिंक्ड HLA जीन्स के कॉम्बिनेशंस इम्यून फंक्शन के लिए ऑप्टिमल होते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर इन बेनिफिशियल कॉम्बिनेशंस को तोड़ दे, तो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग का इम्यून रिस्पॉन्स कम इफेक्टिव हो सकता है, जो लोड को बढ़ाता है। तो मतलब जीन्स को शफल करने का प्रोसेस जो डाइवर्सिटी के लिए अच्छा होता है, वो भी कभी-कभी विनिंग कॉम्बिनेशंस को तोड़ सकता है। एग्जैक्टली। अगला टाइप है इनब्रीडिंग लोड और डिप्रेशन। ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, ये तो सुना है। ये लोड इन ब्रीडिंग यानी करीबी रिश्तेदारों के बीच मीटिंग, कंसैंग्यूनस मीटिंग की वजह से बढ़ता है। इससे हार्मफुल रिसेसिव अलील्स के होमोजाइगस कंडीशन में आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिलेटेड इंडिविजुअल्स में सेम रिसेसिव अलील्स होने की संभावना ज्यादा होती है, जो उन्हें कॉमन एंसेस्टर से मिले हों। इससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, मतलब फिटनेस कम होना, बीमारियों के प्रति ज्यादा ससेप्टेबिलिटी और ऑफस्प्रिंग में सर्वाइवल रेट्स का कम होना। सोर्स में अंसारी मुस्लिम्स का जिक्र था, एक पॉपुलेशन ग्रुप के तौर पर जहां कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से ये फैक्टर हो सकता है। राइट, ये तो लॉजिकली समझ आता है। फिर है माइग्रेशनल लोड। माइग्रेशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है? माइग्रेशनल लोड तब होता है जब इंडिविजुअल्स एक एनवायरनमेंट से दूसरे में माइग्रेट करते हैं, जहां उनका एग्जिस्टिंग जीनोटाइप कम एडेप्टेड या सूटेबल होता है। जैसे सोचिए, एक फेयर स्किन व्यक्ति टेम्परेट रीजन से ट्रॉपिकल रीजन में जाता है जहां तेज धूप है। उनका जीनोटाइप हाई UV से बचाने के लिए कम सूटेबल है, जिससे स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। हाँ। या कोई सी लेवल पर रहने वाला व्यक्ति हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जाता है जहां ऑक्सीजन कम है, हाइपोक्सिया। उनकी बॉडी को कोप करने में मुश्किल हो सकती है, खासकर फिजिकल एक्टिविटी या प्रेगनेंसी के दौरान। फीटस को पूरी ऑक्सीजन ना मिलने से स्टिल बर्थ का खतरा। ये लोड तब भी हो सकता है जब माइग्रेंट्स लोकल्स के साथ मेट करते हैं और उनके हाइब्रिड बच्चे उस लोकल एनवायरनमेंट के लिए ऑप्टिमली अडेप्टेड नहीं होते। इसे एक्लिमेटाइजेशन से अलग समझना जरूरी है, जो शॉर्ट टर्म फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है, जैसे टैन होना या कांपना। अडेप्टेशन में जेनेटिक चेंजेस होते हैं पीढ़ियों तक। आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से माइग्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है, तो क्या ये माइग्रेशनल लोड ग्लोबली बढ़ रहा है? ये कॉम्प्लेक्स सवाल है। ग्लोबलाइजेशन शुरू में माइग्रेशनल लोड बढ़ा सकता है, क्योंकि लोग अलग अलग एनवायरनमेंट्स में जा रहे हैं, लेकिन लंबे समय में
इससे जीन फ्लो भी हो सकता है जो पोटेंशियली नई पॉपुलेशंस में अडेप्टिव अलील्स इंट्रोड्यूस कर सकता है, जिससे लोड कम भी हो सकता है। शायद ये दोनों तरह से काम करता है। आखिरी में है जेनेटिक रेडिएशन हैजर्ड। ये लोड आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स या एक्सरेज जैसी हाई एनर्जी वेव्स के एक्सपोजर से बढ़े हुए म्यूटेशन रेट्स के कारण होता है। अच्छा, इसके दुखद एग्जाम्पल्स में जादू घोड़ा जैसे इलाकों में बच्चों में डिसेबिलिटीज का बढ़ना शामिल है, जो यूरेनियम माइनिंग के लिए जाना जाता है। हाँ, ये तो बहुत दुखद है। या फिर जापान में हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग्स के बाद हुई शुल्स स्टडी, जिसने बाद की पीढ़ियों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स का बढ़ना डॉक्यूमेंट किया। बढ़ता है, जिससे सिवियर डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। अडल्ट्स में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो कुछ सेल्स में म्यूटेशन का असर अक्सर नेग्लिजिबल होता है, जब तक एक्सपोजर बहुत ज्यादा ना हो या जर्म सेल्स अफेक्ट ना हो। इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को एक्सरे से बचाया जाता है। ये वाकई दिखाता है कि गर्भवती महिलाओं को रेडिएशन से बचाना कितना जरूरी है। ओके, हमने इन सारे फैक्टर्स पर बात की जो जेनेटिक लोड में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आउटलाइन में सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक लोड के बारे में पूछा गया है। क्या इस बोझ का कोई फायदा भी है? थोड़ा अजीब लगता है। सरप्राइजिंगली हाँ, एक ब्रॉडर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हो सकता है। सोचिए अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। हर एनवायरनमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और वो एक स्पीशीज के सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ही सपोर्ट कर सकता है। जेनेटिक लोड एक नेचुरल थिनिंग मैकेनिज्म की तरह काम कर सकता है। थिनिंग मैकेनिज्म कैसे? जब पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड करने लगती है, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और जेनेटिक लोड के इफेक्ट्स कम फिटनेस, बीमारी के प्रति ससेप्टेबिलिटी ज्यादा जाहिर होने लगते हैं, जिससे लेस फिट इंडिविजुअल्स हट जाते हैं। तो ये नेचर का एक तरह का हार्श क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। आप ऐसा कह सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि पॉपुलेशन साइज मोटा मोटी उन लिमिट्स के अंदर रहे जिन्हें एनवायरनमेंट सस्टेन कर सकता है। इसे एक नेसेसरी ईवल कह सकते हैं। कम एडेप्टेड जीनोटाइप्स को हटाकर जेनेटिक लोड पैराडॉक्सिकली सर्वाइविंग पॉपुलेशन की एवरेज फिटनेस को इवोल्यूशनरी टाइम में बढ़ाने में मदद करता है। ये एडेप्टेशन को ड्राइव करता है। क्या ये पॉसिबल है कि जेनेटिक लोड नेचुरल सिलेक्शन और पॉपुलेशन रेगुलेशन का एक फंडामेंटल हिस्सा है? ये तो काफी गहरा विचार है। एक मैकेनिज्म जो इंडिविजुअल लेवल पर नेगेटिव लगता है, वो स्पीशीज की लॉन्ग टर्म हेल्थ और एडेप्टेशन के लिए जरूरी हो सकता है। ओके, अब हमारे आखिरी मेजर टॉपिक पर आते हैं, जीन इम्प्रिंटिंग। इस पर आने से पहले आउटलाइन में प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस को समझने की बात है। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस जेनेटिक्स का एक स्टैंडर्ड रूल है। ये कहता है कि ज्यादातर जीन्स के लिए हमें एक कॉपी अलील माँ से मिलती है और एक पिता से, और दोनों कॉपीज पोटेंशियली एक्टिव होती हैं और हमारे ट्रेट्स में कंट्रीब्यूट करती हैं। कोई हायरार्की नहीं होती। ऐसा नहीं कि पिता की कॉपी ऑटोमेटिकली माँ की कॉपी से बेटर या स्ट्रॉन्गर है। ट्रेट कैसे एक्सप्रेस होगा ये उन दो अलील्स के बीच की रिलेशनशिप जैसे डोमिनेंस या रिसेसिवनेस पर डिपेंड करता है, न कि इस पर कि वो किस पेरेंट से आए हैं। ओके, तो आमतौर पर सेल दोनों पेरेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस को बराबर मानता है, लेकिन आपने कहा ज्यादातर जीन्स के लिए, मतलब एक्सेप्शंस हैं। एग्जैक्टली और यहीं पर जीन इम्प्रिंटिंग आता है। जीन इम्प्रिंटिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस का एक फैसिनेटिंग एक्सेप्शन है। कुछ स्पेसिफिक जीन्स के एक छोटे सबसेट के लिए एक्सप्रेशन पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस पेरेंट से इनहेरिट हुआ है। सिर्फ एक पैटर्नल कॉपी या तो माँ की या पिता की एक्टिव होती है, जबकि दूसरी कॉपी केमिकली मार्क होकर इफेक्टिवली साइलेंस्ड या इनएक्टिव कर दी जाती है। यहाँ नॉर्मल डोमिनेंस रिसेसिवनेस रूल्स लागू नहीं होते, पेरेंट ऑफ ऑरिजिन ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो इन स्पेसिफिक इम्प्रिंटेड जीन्स के लिए ये मैटर करता है कि ऑन स्विच माँ से मिला या पिता से। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? राइट, की कैरेक्टरिस्टिक्स है। 1, ये एक एक्सेप्शन है। याद रखिए ज्यादातर जीन्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ही फॉलो करते हैं। इम्प्रिंटिंग सिर्फ रिलेटिवली कम जीन्स को अफेक्ट करता है, ह्यूमंस में अनुमानित 100-200। 2, वेरिएबल साइलेंसिंग। साइलेंसिंग की डिग्री हमेशा ऑल और नथिंग नहीं होती है। ये कंप्लीट इनएक्टिवेशन 0% एक्टिविटी से लेकर फुल एक्टिविटी 100% तक हो सकती है। कुछ जीन्स के लिए इंटरमीडिएट लेवल्स भी पॉसिबल हैं। 3, स्पीशीज और क्रोमोसोम स्पेसिफिक। इम्प्रिंटिंग रैंडम नहीं है। ये मुख्य रूप से मैमल्स और फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है। एक स्पीशीज के अंदर ये हाईली स्पेसिफिक होता है। सिर्फ कुछ क्रोमोसोम्स पर कुछ खास जीन्स ही इम्प्रिंटेड होते हैं और ये कंसिस्टेंट होता है। 3, स्पीशीज और क्रोमोसोम स्पेसिफिक। ह्यूमंस में एक प्राइम एग्जाम्पल है IGF2 जीन, जो फीटल ग्रोथ को प्रमोट करता है। टिपिकली सिर्फ पिता से मिली कॉपी एक्टिव होती है, माँ से मिली कॉपी साइलेंस्ड होती है। पर क्यों एवोल्यूशन ऐसा सिस्टम बनाएगा जहां आप जानबूझकर एक परफेक्टली गुड जीन की एक कॉपी को साइलेंस कर दें? इम्प्रिंटिंग के पीछे हाइपोथेसिस क्या है? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये मेनली इंटरप्रिटेशंस हैं जो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। हाइपोथेसिस 1, द कॉन्फ्लिक्ट हाइपोथेसिस, जिसे किनशिप थ्योरी भी कहते हैं, हाग और अन्य ने दी। ये थ्योरी कहती है कि इम्प्रिंटिंग पैटर्नल और मैटर्नल जीन्स के बीच प्रेगनेंसी के दौरान रिसोर्स एलोकेशन को लेकर एक जेनेटिक बैटल ऑफ द सेक्सेस से पैदा होता है। पैटर्नल जीन्स चाहते हैं कि करंट फीटस की ग्रोथ मैक्सिमाइज हो, माँ से ज्यादा रिसोर्सेज मिलें ताकि उनकी जेनेटिक लीनेज सर्वाइव करे।
अच्छा। अलग पिता से हों। इम्प्रिंटिंग इस कॉन्फ्लिक्ट का एक रेजोल्यूशन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, IGF2 जैसे ग्रोथ प्रमोटिंग जीन की पैटर्नल कॉपी एक्टिव होती है, जबकि मैटर्नल कॉपी साइलेंस्ड हो सकती है। या कोई ग्रोथ इनहिबिटिंग जीन मैटर्नली एक्टिव हो सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट हाइपोथेसिस तो एक ड्रामेटिक एवोल्यूशनरी खींचतान जैसी लगती है। हाँ, दूसरी है हाइपोथेसिस 2, प्रिवेंशन ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है अनफर्टिलाइज्ड एग या कभी-कभी सिर्फ स्पर्म से एम्ब्रियो का डेवलप होना, बेसिकली बिना दोनों पेरेंट्स के डेवलपमेंट। इम्प्रिंटिंग शायद मैमल्स में इसे रोकने के लिए इवॉल्व हुआ हो। कैसे? ये सुनिश्चित करके कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी कुछ जीन्स सिर्फ पैटर्नल क्रोमोसोम्स पर एक्टिव हो, जबकि दूसरे सिर्फ मैटर्नल क्रोमोसोम्स पर। अच्छा। अगर कोई एग पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होने की कोशिश करें, जैसे अपनी ही क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करके, तो उसमें एक्टिव पैटर्नल ओनली जीन्स की कमी होगी और डेवलपमेंट फेल हो जाएगा। ये सुनिश्चित करता है कि डेवलपमेंट के लिए दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। माउस एम्ब्रियोस पर हुए एक्सपेरिमेंट्स इसे सपोर्ट करते हैं, जिनमें सिर्फ मैटर्नल या सिर्फ पैटर्नल जीनोम्स थे, वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाए। इसी से जुड़ा एक आइडिया है ओवेरियन टाइम बॉम्ब हाइपोथेसिस। ये कहता है कि एग में एक इंट्रिंसिक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म होता है जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है जब तक फर्टिलाइजेशन से स्पर्म से मिलने वाले फैक्टर्स जो पैटर्नली एक्टिव इम्प्रिंटेड जीन से जुड़े हैं उसे डिफ्यूज ना कर दें। ये पार्थेनोजेनेसिस के खिलाफ एक और बैरियर की तरह काम करता है। कॉन्फ्लिक्ट हाइपोथेसिस और पार्थेनोजेनेसिस प्रिवेंशन थ्योरी दोनों ही काफी कंपेलिंग एक्सप्लेनेशंस हैं। ये ह्यूमंस में कैसे दिखता है? यूनिपेरेंटल डाइजोमी की बात करते हैं। UPD एक सिचुएशन है जहां एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम की दोनों कॉपीज या क्रोमोसोम का हिस्सा सिर्फ एक पेरेंट से इनहेरिट करता है, बजाय एक दोनों से। ये आमतौर पर मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एरर्स की वजह से होता है, स्पेसिफिकली नॉन डिसजंक्शन, जब क्रोमोसोम्स ठीक से अलग नहीं हो पाते। नॉन डिसजंक्शन। हाँ, जैसे कपड़े धोते समय जुराबे नॉर्मली जोड़े अलग हो जाते हैं, पर कभी-कभी दो चिपक जाते हैं। N+1 गैमेट या एक खो जाता है, N-1 गैमेट। अगर फर्टिलाइजेशन के दौरान एक N+1 गैमेट और एक N-1 गैमेट सेम क्रोमोसोम के लिए मिलते हैं, तो रिजल्टिंग जाइगोट में टोटल क्रोमोसोम्स तो नॉर्मल 46 हो सकते हैं, पर उस स्पेसिफिक पेयर के लिए दोनों एक ही पेरेंट से आए होते हैं। क्या यूपीडी हमेशा प्रॉब्लम्स कॉज करता है? जरूरी नहीं। अगर इन्वॉल्व क्रोमोसोम पर कोई इम्प्रिंटेड जीन्स नहीं है या है भी तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इशू नहीं करते, तो व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी हो सकता है। प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब UPD उस क्रोमोसोम के लिए होता है जिस पर क्रिटिकल इम्प्रिंटेड जीन्स हों। अगर जरूरी जीन्स सिर्फ उस पेरेंट की कॉपी पर एक्टिव होने थे जिसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो जीन्स इफेक्टिवली मिसिंग या इनएक्टिव होंगे, जिससे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। और ये हमें एग्जांपल्स तक लाता है। प्रेडर-विली सिंड्रोम PWS और एंजलमैन सिंड्रोम AS दोनों क्रोमोसोम 15 से रिलेटेड हैं। यस, PWS और AS दोनों क्रोमोसोम 15 के सेम रीजन से जुड़े हैं, जिसमें कई क्रूशियल इम्प्रिंटेड जीन्स होते हैं। कुछ नॉर्मली सिर्फ पैटर्नल कॉपी पर एक्टिव, कुछ सिर्फ मैटर्नल कॉपी पर। प्रेडर-विली सिंड्रोम PWS ये इस रीजन में पैटर्नली एक्टिव जीन्स के लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से होता है। ये दो मुख्य तरीकों से हो सकता है। 1, पिता से मिले क्रोमोसोम 15 के उस क्रिटिकल रीजन का डिलीशन, मैटर्नल कॉपी में ये जीन्स साइलेंस्ड होते हैं तो वो कॉम्पेंसेट नहीं कर सकती। और 2, क्रोमोसोम 15 की मैटर्नल UPD इंडिविजुअल को क्रोमोसोम 15 की दोनों कॉपीज माँ से मिलती हैं, मतलब उनके पास पैटर्नल कॉपी नहीं होती और इसलिए इस रीजन में एक्टिव पैटर्नल ओनली जीन्स भी नहीं होते। अच्छा, और सिम्टम्स? सिम्टम्स में लगातार भूख लगने से मोटापा, हाइपोटोनिया, कमजोर मांसपेशियां, डेवलपमेंटल डिलेज और हाइपोगोनाडिज्म शामिल है। याद रखने का आसान तरीका, P फॉर पैटर्नल डिलीशन प्रॉब्लम लीड्स टू प्रेडर-विली। ठीक है, और एंजलमैन सिंड्रोम? एंजलमैन सिंड्रोम AS ये उसी क्रोमोसोम 15 रीजन में एक मैटर्नली एक्टिव जीन UB3A के लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से होता है। कारण हो सकते हैं 1, माँ से मिले क्रोमोसोम 15 के उस क्रिटिकल रीजन का डिलीशन, पैटर्नल कॉपी में ये जीन साइलेंस्ड होता है, और 2, क्रोमोसोम 15 की पैटर्नल UPD इंडिविजुअल को दोनों कॉपीज पिता से मिलती हैं, जिससे एसेंशियल एक्टिव मैटर्नल कॉपी ऑफ UB3A की कमी हो जाती है, और 3, मैटर्नल कॉपी पर UB3A जीन में स्पेसिफिक म्यूटेशन। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स में सिवियर डेवलपमेंटल डिलेज, दौरे पड़ना, एपिलेप्सी, अटैक्सिया, मूवमेंट प्रॉब्लम्स और अक्सर एक कैरेक्टरिस्टिक हैप्पी डिमीनर जिसमें बार बार हंसी आती है, हैप्पी पॉपेट सिंड्रोम। हालांकि ये टर्म अब कम यूज होता है। याद रखने के लिए सोचिए, एंजल अक्सर फीमेल मानी जाती हैं, मैटर्नल डिलीशन प्रॉब्लम लीड्स टू एंजलमैन सिंड्रोम। ये वाकई हैरान करने वाला है। क्रोमोसोम 15 पर DNA का बिल्कुल वही रीजन, लेकिन प्रॉब्लम पिता की तरफ से है या माँ की तरफ से है, इससे दो बिल्कुल अलग सिंड्रोम्स होते हैं, सिर्फ इम्प्रिंटिंग की वजह से। ये सच में दिखाता है कि ये पेरेंट स्पेसिफिक जीन रेगुलेशन कितना क्रूशियल है। प्रिसाइसली, ये इम्प्रिंटिंग का एक पावरफुल इलस्ट्रेशन है। रीकैप सेक्शन। ओके, तो हमने जो मेन आइडियाज डिस्कस किए उन्हें जल्दी से रीकैप कर लेते हैं। हमने लीथल जीन से शुरुआत की। कुनोट के अगूटी माइस एक्सपेरिमेंट का की कॉन्सेप्ट याद है? उसे दिखाया कि कुछ जीन कॉम्बिनेशंस वायबल नहीं होते। हमने 4 टाइप्स की बात की, याद है?
डोमिनेंट लीथल जैसे हंटिंगटन्स, रिसेसिव लीथल जैसे सिकल सेल, कंडीशनल लीथल जैसे पीकेयू एनवायरनमेंट पर निर्भर, और गैमेटिक लीथल स्पर्म या एग को अफेक्ट करने वाले। फिर हमने सेमी लीथल जीन्स डिस्कस किए जैसे हीमोफीलिया ए, जहां लिथैलिटी ज्यादा है पर 100% नहीं। इससे हम ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ जीन्स बेस्ड ऑन सर्वाइवल पर आए, हालांकि हमने उसे इंटीग्रेट किया। वो हाउसकीपिंग जीन्स याद है, हाँ। वाइटल जीन्स, और वो जो डिस्टिंक्ट एडवांटेज देते हैं जैसे CCR5 डेल्टा 32 HIV रेजिस्टेंस देता है। सुपर वाइटल जीन्स, हमने सब वाइटल जीन्स लेस एफिशिएंट वर्जन्स की भी बात की, लीथल और सब लीथल के साथ। अगला था जेनेटिक लोड। बेसिक आइडिया क्या था? लेस देन ऑप्टिमल जीनोटाइप्स का बोझ जो एवरेज पॉपुलेशन फिटनेस कम करता है। फॉर्मूला याद है? 1 एवरेज फिटनेस। हमने कई टाइप्स डिस्कस किए जो इस लोड में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इनकम्पैटिबिलिटी, RH फैक्टर, म्यूटेशनल लोड, स्पेशली डिलेड मदरहुड से जुड़ा उसका की रीजन क्या था, इनब्रीडिंग लोड, माइग्रेशनल लोड और रेडिएशन हैजार्ड। जेनेटिक लोड का सरप्राइजिंग सिग्निफिकेंस या पोटेंशियल अपसाइड क्या था बिगर पिक्चर में? कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड एक नेचुरल थिनर की तरह काम करना जो अल्टीमेटली सर्वाइवर्स की एवरेज फिटनेस बढ़ाता है। आखिर में हमने जीन इम्प्रिंटिंग एक्सप्लोर किया। पहले बेसलाइन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, यूजुअली दोनों पेरेंटल कॉपीज एक्टिव, इम्प्रिंटिंग एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है? पेरेंट ऑफ ऑरिजिन स्पेसिफिक जीन साइलेंसिंग। सिर्फ एक कॉपी मैटरनल या पैटर्नल एक्टिव होती है। कुछ जीन्स के लिए जैसे IGF2। हमने 2 मेन हाइपोथेसिस डिस्कस की कि ये क्यों होता है, कॉन्फ्लिक्ट हाइपोथेसिस और प्रिवेंशन ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। कौन सी ज्यादा लॉजिकल लगी, या दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं? और क्रिटिकली इम्प्रिंटिंग स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स पर यूनिपेरेंटल डिसोमी से जुड़े डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करता है, जैसे क्रोमोसोम 15। क्या आप अपने शब्दों में बता सकते हैं कि प्राडो-विली और एंजेलमैन सिंड्रोम में क्या अंतर है, इस आधार पर कि किस पेरेंट का जेनेटिक कंट्रीब्यूशन फंक्शनली मिसिंग है? PWS में पैटर्नल कंट्रीब्यूशन का लॉस, AS में मैटरनल कंट्रीब्यूशन का लॉस उस क्रिटिकल रीजन में। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? यही कि जेनेटिक्स अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड है। सटल मैकेनिज्म्स जैसे स्पेसिफिक जीन साइलेंसिंग, इम्प्रिंटिंग या छोटे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स का जमा होना जेनेटिक लोड, इंडिविजुअल हेल्थ, डेवलपमेंट और यहाँ तक कि पॉपुलेशन एवोल्यूशन पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। ये हमें इनहेरिटेंस पैटर्न्स, डिजीज रिस्क्स और हमारे जीन्स और एनवायरनमेंट के बीच कांस्टेंट इंटरप्ले को समझने में मदद करते हैं। ये भविष्य के लिए क्रिटिकल सवाल भी उठाते हैं। सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार, हमने सुपर वाइटल जीन्स जैसे CCR5 डेल्टा 32 की बात की जो HIV रेजिस्टेंस देता है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज जैसे क्रिस्पर की तेज एडवांसमेंट के साथ हम एक ऐसे भविष्य के करीब पहुंच रहे हैं जहां पेरेंट्स टेक्निकली अपने बच्चों के लिए डिजायरेबल जेनेटिक ट्रेट्स चुन सकेंगे। अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो इसके पोटेंशियल सोसाइटल इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं? कौन से एथिकल कंसिडरेशंस तुरंत दिमाग में आते हैं? ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है। उम्मीद है जेनेटिक लोड और जीन इम्प्रिंटिंग का ये एक्सप्लोरेशन ज्ञानवर्धक रहा होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।